ओके, तो अब जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग कॉम्बिनेशंस का अलग अलग केस देखेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन सब कुछ को जो है लॉजिकली समझो। और फॉर्मूला एज सच रटने का वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉजिकली समझते हो तब फिर जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सेम लॉजिक से जो भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जनरल कंडीशंस के लिए, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो भी नंबर्स दिए रहेंगे वो नंबर्स को अप्लाई करके जो है वहाँ पर लिख सकते हो। तो लॉजिकली समझना। एंड जहाँ पर भी समझ में ना आए वीडियो को पॉज करो, फिर से उस पार्ट को देखो, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में टाइम लेके, एंड देन आगे बढ़ते रहो। तो सबसे पहला केस हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक करते आ रहे हैं कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास और उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को मेरे को सेलेक्ट करना है। तो फिर उसी को हम लोगों ने क्या बोला है, एन सी आर, है ना, कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और उनमें से जो है हम लोग आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कितने तरीके से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, तो ये हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार अभी तक देख लिया, एन सी आर। एंड ये केस में एक ऑब्वियस सा चीज़ है जिसको कि यहाँ पर लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, आर इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन। है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? अब मान लो कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि 50 ऑब्जेक्ट उठा लो, 10 ऑब्जेक्ट में से 50 ऑब्जेक्ट उठा लो। तो अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो 10 ऑब्जेक्ट उठा लो, या फिर बोलेंगे 9 ऑब्जेक्ट उठा लो, या फिर 8 7 6 जो भी है ना। तो ये जो आर ऑब्जेक्ट हम लोग बोल रहे हैं उठाने के लिए एन ऑब्जेक्ट्स में से, तो फिर वो या तो एन के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, है ना। तो ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है। अब दूसरा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास एक मतलब 10 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, और सारे जो 10 के 10 वाइट बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब कि कुछ भी अलग नहीं है, वो सारे जितने भी बॉल्स वहाँ पर रखे गए हैं। तो जितने भी 10 बॉल्स हैं मेरे पास, है ना, वो सब के सब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को ये बोलता है कोई कि वो 10 बॉल में से 5 कोई बॉल को सेलेक्ट करो, तो उसको कितने तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब 10 के 10 बॉल तो एक ही जैसा है सब, है ना। जैसे अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं कि ये टैबलेट्स हैं। ठीक है, अब ये सब के सब टैबलेट्स आइडेंटिकल है ना। ये पोजीशन यहाँ पर मत देखो, अगर मैं ये सारा टैबलेट को निकाल के एक साथ रख दूँ, मान लो कि 10 टैबलेट को मैंने रख दिया और आपको बोलता हूँ कि मैं 5 टैबलेट को उठाओ। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो तो एक ही तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी 5 को आप उठा लो, है ना। तो वहाँ पर ये तो नहीं है कि ये इसको उठाया उसको नहीं उठाया, या फिर इसको उठा लिया, है ना, इसको नहीं उठाया उसको उठाया, मतलब आप नहीं कर सकते। मतलब 10 के 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपको जो भी 5 उठाने हैं, तो कोई भी आप 5 उठाओगे तो वो तो आप एक ही तरीके से उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो 10 जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब ये सारे जो भी टैबलेट्स हैं इसको मैं एक जगह ऐसे ही रख दूँ सारे को और बोलूँ कि 3 टैबलेट उठाओ, तो कितने तरीके से उठा सकते हो। ठीक है, तो उसमें अ, ये डिस्टिंक्शन हम लोग नहीं कर सकते कि कौन सा टैबलेट कौन सा है ना। मतलब सारे टैबलेट्स आइडेंटिकल हैं, तो वैसे ही अगर मेरे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर आइडेंटिकल हैं तो उसमें से कोई कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को उठाना है तो उसका एक ही तरीका है। ठीक है, तो आई होप लॉजिकली आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कम से कम, मतलब मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मान लो कि ये, या फिर इस टाइप से सोचो कि यहाँ पर मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से कम आर ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो कम से कम आर ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, कि या तो आर ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं या फिर R+1 ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। मतलब कि मान लो कि मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मैंने बोला कि कम से कम जो है 2 ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो 2 ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं या फिर 3 या 4 या 5 या 6 या फिर सो ऑन अप टू या 10 ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, है ना। तो अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और उनमें से अगर मेरे को एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेरे को उठाने हैं, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग या तो आर ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो अगर मैं एन डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से अगर मैं आर ऑब्जेक्ट उठाता हूँ तो उसको करने का क्या तरीका है, एन सी आर, है ना, कि एन ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से मैं आर ऑब्जेक्ट्स उठा रहा हूँ। ठीक है, या फिर, अब जब भी या फिर बोलते हैं मतलब क्या, और, है ना, या तो हम लोग आर ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे या फिर हम लोग R+1 ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो जब भी हम लोग इस टाइप से या तो बोलते हैं तो उसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा, वो एडिशन हो जाएगा।
है ना। तो n ऑब्जेक्ट्स में से या तो r ऑब्जेक्ट उठाएंगे या फिर हम लोग r+1 ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो r+1 ऑब्जेक्ट उठाने का कितना तरीका है, तो n ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग को r+1 ऑब्जेक्ट उठाना है, तो nc r+1, है ना। या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, r+2 ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो r+2 ऑब्जेक्ट उठाने का कितना तरीका है, nc r+2, ठीक है। या फिर n ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग r+3 ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर n ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग r+4 ऑब्जेक्ट उठाएंगे, एंड सो ऑन अप टू, या फिर n सी, मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से मैंने पूरा का पूरा n उठा लिया, है ना। तो मैक्सिमम तो हम लोग यहीं तक जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर प्लस टू प्लस एन सी आर प्लस थ्री प्लस एन सी आर प्लस फोर प्लस ऑन अप टू एन सी एन, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट। तो इसको जैसे मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही लॉजिकली समझो, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा तो ये लॉजिक अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में वहाँ पर आसानी से जो है इसको बस नंबर्स डाल के सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग थोड़े टाइम बाद में देखेंगे। तो n ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, उसमें से एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स उठाना है। तो या तो r ऑब्जेक्ट उठाया, या फिर r+1 ऑब्जेक्ट उठाया, या फिर r+2 उठाया, या फिर r+3 उठाया, या फिर सारा का सारा n उठा लिया, है ना। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, नहीं तो एक बार फिर से देखो। अब यहाँ पर इसी का थोड़ा सा वेरिएंट अगर मैं बोल दूँ कि नंबर ऑफ ways of selecting at most r objects and at least one out of n different objects। तो फिर से इसको दिमाग में लॉजिकली सोचो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास मान लो n यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एटलीस्ट वन उठाना है, मतलब कि कम से कम वन तो उठाना ही है, और फिर एट मोस्ट आर ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैक्सिमम जो हम लोग आर ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, या तो एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर दो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर तीन ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर चार उठाएंगे, या फिर सो ऑन अप टू आर ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो ये या तो मतलब एडिशन हो जाएगा, और फिर एक ऑब्जेक्ट उठाने का कितना तरीका हो गया, एन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट उठाने का तरीका NC1, या फिर दो ऑब्जेक्ट उठाएं, या फिर तो जैसे मैं या फिर बोल रहा हूँ मतलब कि यहाँ पर ऐड करना है तो फिर NC3, या फिर हम लोग चार ऑब्जेक्ट उठाएं, या फिर हम लोग पांच ऑब्जेक्ट उठाएं, है ना, सो ऑन अप टू, या फिर हम लोग अब n तक नहीं जाएंगे, यहाँ पर एटमोस्ट आर ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं तो फिर मैक्सिमम आर ऑब्जेक्ट ही उठा सकते हैं, ठीक है। तो NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन अप टू NCR, ठीक है। तो इसका जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर लॉजिकली समझ रहे हो तब फिर ये सब रटने का वैसा ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली समझो, एंड जहाँ पर भी क्वेश्चन में आएगा वहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और कम से कम एक ऑब्जेक्ट उठाना है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, या फिर तीन ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, या फिर सो ऑन अप टू जितना भी n है वो सारे के सारे को उठा लिया, ठीक है। तो NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन अप टू NCN, ठीक है। इसमें और इसमें आप होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें क्या था, एटलीस्ट वन, लेकिन मैक्सिमम आर ऑब्जेक्ट्स था, है ना। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एटलीस्ट वन बोला है बस, तो मैक्सिमम हम लोग n ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन अप टू NCN, ठीक है। अब इसका अगर सोचोगे थोड़ा सा, अगर हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकें, तो फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक क्या चीज़ बोला था कि अगर मेरे पास मान लो कि ये सेट है जिसमें कि n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, है ना, मान लो कि ये n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर सबके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो सबसेट में आएगा या फिर वो सबसेट में नहीं आएगा। तो पूरे के पूरे जो टोटल सबसेट हैं वो हमारा क्या आ जाता है 2n, है ना। ये हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब सबसेट को लिखने का और एक तरीका क्या है कि यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक सबसेट ऐसा होगा जिसमें कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो NC0 तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे सबसेट जो हैं वो ऐसे आएंगे जिसमें कि बस एक एलिमेंट हो, है ना। तो वो सारे मतलब n एलिमेंट्स अगर मेरे पास हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उनमें उनमें से एक एलिमेंट चूज़ करने का कितना तरीका हो गया, NC1, है ना। तो ये सारे सबसेट्स क्या हो गए जिसमें कि एक ही एलिमेंट होगा। फिर उसके बाद वो सारे सबसेट्स जिसमें कि बस दो एलिमेंट होगा, तो n एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट चूज़ करने का तरीका NC2, है ना। तो ऐसे करते करते फिर वो सारे सबसेट जिसमें कि तीन एलिमेंट्स होंगे तो NC3, तो ऐसे करते करते प्लस
वो सारे सबसेट जिसमें कि सारे के सारे n एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो ये सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये क्या आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहा है ये सेट का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए, 2n। ठीक है, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन अप टू NCn, ये क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। ये अगर सेट में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो ये 2n आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या था, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सो ऑन अप टू NCn। तो इसमें बस हम लोग को ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मतलब NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन अप टू NCn। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2n माइनस NC0। ठीक है, अब NC0 का मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है। तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, वो तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, है ना, कि किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा 1, तो 2n माइनस 1। तो ये NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सो ऑन अप टू NCn, इसको क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1, है ना। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे सोचो कि NC0 ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये पूरा का पूरा क्या है 2n, तो 2n माइनस फिर ये आपका 1 हो गया, तो 2n माइनस 1। ठीक है, तो आई होप लॉजिकली आप लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को फिर से देखो, पॉज करो, लेकिन लॉजिकली समझ के आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो उसमें से कम एक ऑब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि या तो एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर दो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर तीन ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर सो ऑन अप टू सारे n ऑब्जेक्ट उठा लिए। तो या तो एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे या फिर दो ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो मान लो कि मैं कोई भी r ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई भी मैं r ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ, तो उसके कितने तरीके हैं सोचो। तो उसका तो एक ही तरीका है ना। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से या तो मैं एक उठाऊं तो उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं दो ऑब्जेक्ट्स उठाऊं उसका भी एक ही तरीका है ना, या फिर मैं तीन ऑब्जेक्ट्स उठाऊं उसमें से उसका भी एक ही तरीका है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि या तो मैं एक ऑब्जेक्ट उठाऊं तो उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं दो ऑब्जेक्ट उठाऊं उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं तीन ऑब्जेक्ट उठाऊं उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं चार ऑब्जेक्ट उठाऊं उसका भी एक ही तरीका है, सो ऑन अप टू, या फिर मैं n के n सारे ऑब्जेक्ट्स उठा लूँ उसका भी एक ही तरीका है। ठीक है, तो ये टोटल कितने वन आ जाएंगे यहाँ पर, n टाइम्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए था कि मैं एक ऑब्जेक्ट उठाऊँ, ये किसके लिए था मैं दो ऑब्जेक्ट उठाऊँ, ये किसके लिए था तीन ऑब्जेक्ट उठाऊँ, ये चार ऑब्जेक्ट उठाऊँ, ऐसे करते करते ये n ऑब्जेक्ट उठाऊँ। तो ये वन को हम लोग n बार ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली समझो फिर से ये सारे चीज़ को। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कम से कम आर ऑब्जेक्ट उठने चाहिए। ठीक है, तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से या तो आर ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर r+1 ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर r+2 ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या फिर r+3 उठाएंगे, या फिर सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, तो उसके कितने तरीके हैं, तो फिर से n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर या तो मैं r ऑब्जेक्ट्स उठाऊं तो उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं r+1 ऑब्जेक्ट उठाऊं उसमें से वो उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं r+2 ऑब्जेक्ट उठाऊं उसका भी एक ही तरीका है, या फिर मैं सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स उठा लूँ उसका भी एक ही तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितने वन आएंगे, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है कि हम लोगों ने r ऑब्जेक्ट उठाया, ये किसके करस्पॉन्डिंग है कि हम लोगों ने r+1 ऑब्जेक्ट उठाया, ये किसके करस्पॉन्डिंग है कि हम लोगों ने r+2 ऑब्जेक्ट उठाया, ये किसके करस्पॉन्डिंग है कि हम लोगों ने n ऑब्जेक्ट्स उठा लिया। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग को ऐड करना है। तो अब इसमें कैसे हम लोग सोचेंगे कि कितना वन आ रहा है, तो अगर स्टार्टिंग से सोचोगे कि मान लो कि बस एक ऑब्जेक्ट उठाया तो उसके लिए वन आएगा, फिर या तो दो ऑब्जेक्ट उठाया तो उसके लिए वन आएगा, या फिर तीन ऑब्जेक्ट उठाया उसके लिए वन आएगा, या फिर आर ऑब्जेक्ट उठाया उसके लिए वन आएगा, r+1 उठाया उसके लिए वन आएगा, या फिर पूरा का पूरा n उठा लिया उसके लिए वन आएगा। तो ये पूरा मिल के क्या आ जाएगा n आ जाएगा। लेकिन हम लोग को कहाँ तक चाहिए, तो हम लोग को यहाँ से चाहिए, है ना, कि कम से कम r ऑब्जेक्ट उठाए। ठीक है, तो इसको अगर सोचोगे तो फिर कैसे करेंगे कि यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं ये सारे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो r से पहले कितना, यहाँ पर r-1 है ना, तो अगर मेरे को ये वाला पार्ट का सम चाहिए तो वो क्या हो जाएगा n माइनस r-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस r-1।
ठीक है, तो n माइनस आर प्लस वन, तो n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, लॉजिकली समझो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी अभी डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कम r ऑब्जेक्ट उठाना है। तो या तो r ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो उसका भी एक ही तरीका है, या फिर r प्लस वन उठाएंगे उसका भी एक ही तरीका है, r प्लस टू उठाएंगे उसका भी एक ही तरीका है, या फिर सो ऑन अप टू पूरा का पूरा n उठा लिया उसका भी एक ही तरीका है। तो अब हम लोग को बस फिगर आउट करना है कि यहाँ पर कितने वन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर मैं स्टार्टिंग से जाऊँ कि या तो एक ऑब्जेक्ट उठाया, या तो दो ऑब्जेक्ट उठाया, है ना, या फिर तीन उठाया, ऐसे करते करते या फिर n उठाया, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तो टोटल कितना हो जाएगा n। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए कि r से लेके मतलब ये पूरा का सम चाहिए। तो इससे पहले कितना वन है यहाँ पर r माइनस वन, है ना, तो फिर n में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, n माइनस आर माइनस वन। ये तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि वन को मैं दो बार जोड़ूंगा तो वन इंटू टू टू हो जाएगा। अगर मैं वन को तीन बार जोड़ूंगा तो वन इंटू थ्री थ्री हो जाएगा। अगर मैं वन को आर माइनस वन बार जोड़ूंगा तो वन इंटू आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया एन माइनस आर माइनस वन या फिर एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया तो इसको लॉजिकली समझो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो का ये वाला जो पार्ट है एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब इस पे आते हैं नंबर ऑफ। और जब भी हम लोग ये सोच रहे हैं तो एक बार खुद से सोचो, है ना, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले या फिर ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उससे पहले जो है एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो, बस ये क्वेश्चन पढ़ो और खुद से लिखने का कोशिश करो। ठीक है, तब फिर और ज़्यादा फील आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है आंसर लिखता हूँ। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, तो मान लो कि n डिफरेंट थिंग्स है मेरे पास यहाँ पर, इसमें से मैं r चीज़ को ले रहा हूँ, लेकिन क्या बोल रहा है p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो p तो सेलेक्ट हो गया पहले से, है ना, p नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब कि मान लो कि इसमें 10 चीज़ें हैं तो उसमें से दो चीज़ जो है वो इंक्लूड होना ही है, दो पर्टिकुलर चीज़। ठीक है, तो अब अगर मैं टोटल 6 ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए तो 10 ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट तो पहले से सेलेक्ट हो गया, तो बचे कितने, 4 ऑब्जेक्ट बचे मेरे पास। तो 10 में से पहले दो आ गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास यहाँ पर जो है टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 10 में से मान लो कि ये दो पर्टिकुलर जो है इसको आना ही है। ठीक है, और टोटल मेरे को 6 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, है ना, और टोटल मान लो कि मेरे को 6 चाहिए, तो और मेरे को कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर दो को मैंने ले लिया तो यहाँ पर कितने बच गए, टोटल 8 बच गए, तो 8 में से मेरे को 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को अगर जनरल केस बोलूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर n डिफरेंट थिंग्स है मेरे पास, n में से जो है टोटल मेरे को कितना चाहिए, टोटल r चाहिए। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहा है कि p चीज़ें जो हैं, p पर्टिकुलर थिंग्स जो हैं दैट आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो p चीज़ें जो हैं दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो p नंबर ऑफ थिंग्स को जो है हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर कितने बचे, तो टोटल अगर n था मेरे पास तो n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स मेरे पास बचे, और n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स में से जो है मेरे को r माइनस पी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ना, p ऑब्जेक्ट्स तो सेलेक्ट हो गए, तो r माइनस पी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और ये p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है ना, उसमें बोल दिया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें जो ये सेलेक्ट होना ही है। ठीक है, तो टोटल हम लोग को और कितना सेलेक्ट करना है, r माइनस पी सेलेक्ट करना है, और फिर n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, तो वो कितने तरीके से हो जाएगा, n माइनस पी सी आर माइनस पी। ठीक है, आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि p चीज़ें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर n सी पी हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस पी सी आर माइनस पी, क्योंकि ये p तो पर्टिकुलर थिंग्स, मतलब बोला जा रहा है कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको तो आना ही है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर थिंग्स बोल दिया गया है तब तो फिर उसको तो एक ही तरीके से आप ले सकते हो, है ना, कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मतलब कि मान लो 10 स्टूडेंट है उसमें से बोल दिया कि दो स्टूडेंट तो आना ही है। ठीक है, अब जो दो स्टूडेंट बोल दिया गया तो वो तो एक ही तरीके से आप लोग उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस उसमें से अगर टोटल 6 मेरे को लेना था स्टूडेंट, तो दो तो आ गए, 4 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने, 8 बच गए, तो फिर 8 में से 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर 4 स्टूडेंट्स, तो 8C4। तो आई होप इसका लॉजिक समझ में आया होगा।
फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। तो इसमें क्या बोल रहा है फिर से कि मेरे पास मान लो कि यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है या फिर थिंग्स है, उसमें से मेरे को r ऑब्जेक्ट्स लेना है, ठीक है, लेकिन p पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें से p पर्टिकुलर थिंग्स जो है उनको नहीं लेना है, ठीक है। तो कितने बच गए, n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स बच गए। तो फिर n माइनस पी में से जो है r ऑब्जेक्ट्स मेरे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो n माइनस पी सी आर, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक जो है वो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पहले केस में क्या था, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, तो यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था, r ऑब्जेक्ट्स मेरे को लेना है, p पर्टिकुलर थिंग्स, तो कोई भी ये मान लो कि ये p पर्टिकुलर थिंग्स मैंने बोल दिया कि इसको लेना ही है, तो वो तो एक ही तरीके से हम लोग उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स कितने बच गए, n माइनस पी, और फिर लेना कितना है, और r माइनस पी लेना है, तो n माइनस पी में से मेरे को r माइनस पी सेलेक्ट करना है, तो वो इतने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, r ऑब्जेक्ट्स मेरे को लेना है, लेकिन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को तो नहीं लेना है, तो उनको छोड़ के बाकी कितने बच गए, n माइनस पी, तो n माइनस पी में से मेरे को r ऑब्जेक्ट्स लेना है, तो n माइनस पी सी आर, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर लॉजिकली सोचोगे तो फिर आसान लगेगा, नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम ईच ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ साइज p q एंड r। तो मान लो कि एक ग्रुप है मेरे पास, तो मान लो एक ग्रुप है मेरे पास जिसका साइज़ p है, मतलब कि p ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर दूसरा ग्रुप है जिसमें कि q ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर तीसरा ग्रुप है r ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम ईच ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ साइज p q एंड r, ठीक है, ईच ग्रुप कंटेनिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या है, इसमें p नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें मेरे पास q नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इसमें मेरे पास r नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या बोले, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, ठीक है, कम से कम एक चीज़ जो है वो सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि या तो इसमें से हम लोगों ने, तो एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम ईच ऑफ थ्री ग्रुप्स, तो इस ग्रुप से कम एक चीज़ सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरे पास ये एक है ना, इसमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है या फिर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से कम एक सेलेक्ट होना है। तो इसका मतलब क्या है कि NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन अप टू NCn, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो सकता है, 2n नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है, लेकिन वो जो एम्प्टी सबसेट रहेगा उसको छोड़ के, तो 2n माइनस वन, है ना। एम्प्टी सबसेट मतलब कि एक भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वन। तो अगर इसमें p डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो इसमें कम से कम p एलिमेंट्स चूज करने का कितना तरीका हो गया, 2p माइनस वन, है ना, कि ये क्या होगा आपका PC1 प्लस PC2 प्लस सो ऑन अप टू PCP, तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस वन, है ना। लेकिन ऐसे सोचो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2p, बस वो जो एम्प्टी सबसेट है उसको छोड़ देना है, क्योंकि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करना ही है। तो सिमिलरली यहाँ पर q डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तब फिर एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट करने का मतलब 2q माइनस वन। फिर यहाँ पर r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट वन मतलब 2r माइनस वन, ठीक है। तो फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, डॉट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इससे कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ये ग्रुप से, एंड ये जो दूसरा ग्रुप है इससे कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड फिर ये तीसरा जो ग्रुप है इससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी एंड बोल रहे हैं मतलब क्या कि स्टेज में कर रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई हम लोग को यहाँ पर करना होगा, ठीक है। टू टू पावर p माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 2q माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू द पावर r माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है। तो n मेरे पास आइडेंटिकल थिंग्स है ना, तो कम से कम एक चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक ही तरीका है, या फिर दो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, तो अगर n आइडेंटिकल चीज़ें तो उसमें से दो सेलेक्ट करो तो वो एक ही तरीके से कर सकते हो, या फिर तीन सेलेक्ट करेंगे तो वो भी एक ही तरीका होगा। सो ऑन अप टू मान लो कि मैंने n
है ना, तो ये भी एक ही तरीके से होगा। तो 1 हम लोग कितने बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं, तो ये n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, कम से कम, या फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, या फिर 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, सो ऑन टू, या फिर सारे के सारे n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नंबर सेलेक्टिंग जीरो और मोर, है ना। तो एक भी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है, तो इसको बस यहाँ पर ऐड कर दिया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये n हो गया, n ये और एक +1, तो यहाँ पर n+1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन टाइप। ठीक है, तो अगर मेरे पास p आइडेंटिकल थिंग्स हैं, ठीक है, ऑफ वन टाइप, तो फिर इसमें से क्या है कि एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट करना है। तो कम से कम एक सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर मेरे पास n आइडेंटिकल थिंग्स है तो उसमें से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया, n। तो अगर मेरे पास p आइडेंटिकल सब ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर उसमें से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका p तरीका होगा, कम से कम एक सेलेक्ट हो जाए। अनदर गेज q आइडेंटिकल थिंग्स है तो उसका q तरीका होगा, फिर ये r आइडेंटिकल थिंग्स है तो उसका r तरीका होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ दीज, है ना। तो इसमें ये नहीं बोल रहा है कि ये जो वन टाइप का है उसमें से कम एक आना चाहिए, ये जो अनदर टाइप का है, ये क्यू वाले जितने भी उसमें से कम एक आना चाहिए, या फिर आर आइडेंटिकल थिंग्स हैं ये जो थर्ड टाइप, तो उसमें से भी एक आना चाहिए, है ना। तो ये नहीं बोल रहा है कि हर में से जो है एक एक आना चाहिए कम से कम। इसमें क्या बोल रहा है कि पी आइडेंटिकल थिंग्स है मेरे पास एक टाइप के, क्यू आइडेंटिकल थिंग्स है मेरे पास दूसरे टाइप के, आर आइडेंटिकल थिंग्स है मेरे पास तीसरे टाइप के। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कम एक जो है वो आना चाहिए, है ना, और ज़्यादा तो जितने भी आएंगे उतने आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि जितने भी मेरे पास पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि या तो एक भी नहीं आए, है ना, या फिर कम से कम एक, है ना। मतलब ये वाला जो केस है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स, तो उसका कितना तरीका हो जाएगा, p+1। तो p+1, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से या तो एक भी नहीं आया या फिर और उससे ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स, तो वो p+1। फिर जो भी मेरे पास q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से फिर मैंने बोल दिया कि या तो ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा, है ना, तो वो q+1। ठीक है, फिर जो r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से मैंने बोल दिया या तो ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या था कि ये जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से या तो ज़ीरो या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, q जो ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल उसमें से या तो ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा, फिर r या तो ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पर कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि कम से कम एक चीज़ होना चाहिए। तो वो तो एक ही केस होगा, है ना, कि जब हम लोगों ने ये जो p आइडेंटिकल है उसमें से भी किसी को नहीं लिया, q आइडेंटिकल है उसमें से भी नहीं लिया, r आइडेंटिकल है उसमें से भी नहीं लिया, है, तो वो तो एक ही तरीका होगा। तो ये जितने भी टोटल तरीका है तो इसमें से एक वो भी तरीका होगा जिसमें कि ना p से हम लोगों ने कुछ लिया, ना q से हम लोगों ने कुछ लिया, ना r से हम लोगों ने लिया, तो वो जो एक तरीका है उसको हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग ईच टाइप आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन टाइप। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन थिंग ऑफ ईच टाइप, तो इसका मतलब क्या है कि p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कम एक उठाना है ना, तो उसका क्या हो गया p। फिर ये जो q है उसमें से कम एक उठाना है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होगा q, और फिर ये जो r आइडेंटिकल है उसमें से कम एक उठाना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा p इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस और ये केस का डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कम एक आना चाहिए ऑफ ईच टाइप, मतलब क्या कि q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट उसमें से कम एक आना चाहिए, फिर ये जो r है उसमें से भी कम एक आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें p q r लगा दे। लेकिन ये पहले वाले में क्या था कि इसमें ये नहीं बोल रहा था कि p q r तीनों में से कम एक आना चाहिए, मतलब कि जितने भी टोटल हैं p q r तो वो सारे मिला के जो उसमें से कम एक आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये p वाले जो हैं उसमें से या तो ज़ीरो आए या फिर सारे के सारे आ जाए, ये जो q वाले हैं
या फिर जीरो आए या फिर उससे ज़्यादा है ना, सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स, तो उसके लिए p+1। फिर क्यू वाले जो थे उसमें या तो जीरो या फिर उससे ज़्यादा, या फिर आर में से जीरो या फिर ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे केस हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक वो केस होगा जिसमें कि ना पी से कोई आया, ना क्यू से कोई आया, ना आर से कोई आया, है ना। तो वो वाला जो एक केस है उसको यहाँ पर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, जो सारा चीज़ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है बस जो लॉजिकली अगर समझे हो तो लॉजिक वहाँ पर लगाओ, और फिर वो लॉजिक लगा के जो है वो वहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ जो है अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू ग्रुप्स कंटेनिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर कंटेनिंग m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास एक ये ग्रुप है जिसमें कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, फिर ये दूसरा ग्रुप है जिसमें कि मेरे पास m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दोनों को मिला के जो हम लोग को आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस केस में पहले हम लोग क्या सोच सकते हैं कि आर जो है वो मान लो जो भी हमारा m है और फिर n है उससे छोटा है या फिर वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये छोटा है ना, तब तो फिर एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें कि हम लोगों ने ये पूरा का पूरा आर ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने एक से उठा लिया और फिर दूसरे से कुछ भी नहीं उठाया, है ना। वो केस हम लोग कर सकते हैं कि कोई एक ही से पूरा आर हम लोगों ने उठा लिया, है ना। लेकिन अगर आर बड़ा है तब फिर वो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले ये वाला केस देखेंगे जिसमें कि हम लोग एक ही से जो है पूरा का पूरा आर उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लो ये जो एन वाला है ना, उसमें से मैंने, या फिर पहले इधर से स्टार्ट करते हैं कि ये जो m ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ठीक है, m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मैंने पूरा का पूरा r ले लिया। और फिर अगर मैंने r ऑब्जेक्ट्स ही हम लोग को लेना है ना, एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट्स इसमें बोल रहा है, तो r ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ से ले लिया। और फिर अब ये जो भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से तो मेरे को जीरो ऑब्जेक्ट्स लेना है ना, तो उसके लिए NC0। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो m यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मैंने r-1 को चूज़ किया। ठीक है, और फिर जो एक ऑब्जेक्ट बचा है तो यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें से मैंने उसको चूज़ कर लिया। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि r-2 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किया, दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो MC r-2 इंटू NC2। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने r-3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, और फिर जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है मैंने ये n जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही करते करते लास्ट में मैंने क्या किया कि सारा का सारा जो r ऑब्जेक्ट्स है उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने जीरो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो MC0 इंटू NCR। ठीक है, तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला केस जो है उसी के लिए यहाँ पर है कि हम लोगों ने क्या किया कि ये जो m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r को सेलेक्ट किया, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि n में से जीरो को सेलेक्ट करना होगा, या फिर जो m है उसमें से मैंने r-1 को सेलेक्ट किया तो फिर जो भी n है उसमें से एक ही को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो m है उसमें से मैंने r-2 को सेलेक्ट किया तो फिर n में से मेरे को दो ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन अप टू मैंने m से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया और फिर n में से सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये पहला केस है जबकि r जो है हम लोगों का m या n से छोटा है ना। कि ये छोटा होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर r m से बड़ा है तो फिर अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 ऑब्जेक्ट में से मैं 15 ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए r जो है वो छोटा है ना यहाँ पर। तो अगर छोटा है तब फिर ये वाला केस है, लेकिन r अगर बड़ा है ये m n से, और फिर ऑब्वियसली m+n से छोटा होना चाहिए r, है ना, क्योंकि दोनों को मिला के मान लो कि 50 ऑब्जेक्ट है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 60 ऑब्जेक्ट उठा लो 50 ऑब्जेक्ट में से। तो ये केस तो रहना ही चाहिए, r शुड बी लेस देन m+n, और मान लो कि m और n से जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में आप लोग, इस केस में जो है हम लोग कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि मान लो कि मैंने ये जो m मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो सारे का सारा सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, ठीक है, वो सारे का सारा सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि m ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, उसमें से मैंने सारा का सारा m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, तो MCM। तो अगर मैंने m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो फिर मेरे पास r टोटल लेना था, तो r माइनस m बचा हुआ है, तो n में से जो है मैं r माइनस m को लूँगा, ठीक है। या फिर मैंने क्या बोला कि m ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने m माइनस वन ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो फिर अगर मैंने m माइनस वन ऑब्जेक्ट ले लिया तो फिर कितना बचा, टोटल r लेना है, तो r माइनस m माइनस वन, तो r माइनस m प्लस वन है ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी r माइनस एम प्लस वन या फिर r माइनस एम माइनस वन, ठीक है। या फिर मैंने क्या बोला कि जो m ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने m माइनस टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो फिर n ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, r माइनस एम माइनस टू, है ना। ऐसे ही करते करते लास्ट में मैंने क्या बोला कि मैंने पूरा का मतलब n जो है वो सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया, NCN, ठीक है। तो m में से मेरे को कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, r माइनस n, ठीक है। तो लॉजिकली समझो तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसी को जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर और ये सब का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब हर केस का शायद ना देखें लेकिन फिर भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसको जो है एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी सोच सकते हो ये सारा चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन में बस जैसे यहाँ पर RMN बोले तो क्वेश्चन में जो है कुछ नंबर्स दे दिया रहेगा बस। तो यहाँ पर क्या बोले, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू ग्रुप्स, वन कंटेनिंग M डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर कंटेनिंग N आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो M डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, या जो भी मतलब समझ गया ना, मतलब यहाँ पर m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास मान लो, ठीक है। और फिर यहाँ पर n जो है वो सारे के सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि ये मतलब सबके सब सेम सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले तो ये वाला केस देखेंगे जबकि r जो है वो हमारा छोटा है m, n से। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक से जो है मैं पूरा का पूरा r सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मान लो ये जो m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने सारा का सारा r सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से तो मेरे को एक भी सेलेक्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पर NC जीरो ही आता या फिर जो भी मतलब ये वन ही आता, ठीक है। तो इसको वन कर दिया। लेकिन अब दूसरा केस क्या इंटरेस्टिंग है कि मान लो कि मैंने r माइनस वन ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट किया, तो MC r माइनस वन आ जाएगा। अब मेरे को एक ऑब्जेक्ट्स यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो सारे के सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो या तो मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ या दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सबका तो एक ही तरीका होता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर भी वन आ जाएगा। या फिर मैंने r माइनस टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब मेरे को n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वो तो फिर से क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वन आ जाएगा। या फिर ऐसे करते करते मान लो कि मैंने ये वाले से एक भी सेलेक्ट नहीं किया और सारा का सारा जो r ऑब्जेक्ट्स है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो तो एक ही तरीका होगा, तो यहाँ पर फिर से वन आ जाएगा, है। तो ये पूरा क्या आ जाएगा कि m में से मैंने r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और फिर m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मैंने r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो फिर MCR आ गया। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं किया तो फिर वो एक ही होगा, है ना। फिर एक ही तरीका होगा। फिर मैंने क्या किया कि m ऑब्जेक्ट्स में से मैंने r माइनस वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर एक ऑब्जेक्ट जो है मैंने n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट किया, तो फिर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका एक ही है, तो MC r माइनस वन मतलब मल्टीप्लाइड बाय वन, है ना। फिर MC r माइनस टू कि मैंने r माइनस टू यहाँ से लिया, अब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से दो ऑब्जेक्ट्स लेने, तो उसका तो एक ही तरीका है, तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाइड बाय वन। तो यहाँ पर बस मैं इसको लिख रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करते करते MC r माइनस थ्री, फिर लास्ट में कि m ऑब्जेक्ट्स में से मैं किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया तो MC जीरो, और फिर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका तो एक ही तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब दूसरा केस, अगर r मान लो m, n से बड़ा है और फिर ऑब्वियसली m प्लस n से जो है वो छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लो मैंने ये जो m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने सारा का सारा m उठा लिया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाइड बाय
क्या करना पड़ेगा, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को आर माइनस एम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वो तो एक ही तरीका है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, तो उसको इसी टाइप से लिख दिया। प्लस फिर मान लो कि जो एम ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैंने एम माइनस 1 ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि जो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आर माइनस एम माइनस 1 उठाना पड़ेगा। तो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से तो कितना भी उठाओ उसका एक ही तरीका है, तो फिर से मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर एम में से मान लो कि मैंने एम माइनस 2 उठाया, ठीक है, फिर आर माइनस एम माइनस 2 उठाने का यहाँ से तरीका कितना हो गया, एक ही हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ऐसे करते 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 लास्ट में क्या हो गया कि एम ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ठीक है, तो एम ऑब्जेक्ट्स में से मान लो मतलब कि यहाँ से जो है मान लो कि मैंने सारा का सारा आपका एन ऑब्जेक्ट्स उठा लिया, तो फिर आर माइनस एन यहाँ से बचेगा, है ना, तो एम सी आर माइनस एन, और फिर सारा का सारा एन उठाने का यहाँ से तरीका क्या है, एक ही तरीका है, ठीक है। तो लॉजिकली समझो, आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो पहले खुद से सोचो सोल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो। तो इन अ सर्टेन एल्जेब्रिक एक्सरसाइज बुक देर आर 4 एग्जाम्पल्स ऑन एपी, ठीक है। तो मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। फिर उसके बाद ऑब्वियसली चारों एग्जाम्पल डिफरेंट है। फिर उसके बाद 5 एग्जाम्पल्स ऑन पीएनसी, ठीक है, तो पीएनसी में मान लो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर बाइनोमियल थ्योरम में मान लो कि 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, और सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सेलेक्ट फॉर हिज pupils एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेट्स। तो क्या करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कम एक, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये 4 में से या तो एक सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैक्सिमम मैं 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, मतलब फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेट्स बोल रहे हैं, है ना। तो एपी से भी आना चाहिए, एंड पीएनसी से भी आना चाहिए, एंड बीटी से भी आना चाहिए। तो एपी से भी आना चाहिए, एंड फिर पीएनसी से आना चाहिए। तो पीएनसी से फिर यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर 5 में से या तो एक को सेलेक्ट कर लिया या फिर 2 को सेलेक्ट कर लिया, है ना। फिर एंड, तो फिर से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स हैं, तो 6 में से या तो एक को सेलेक्ट किया या फिर 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास 10 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, और फिर 4 वॉवल्स हैं, ठीक है, 4 वॉवल्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें कि 3 कॉन्सोनेंट्स हो और फिर 2 वॉवल्स हों। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि पहले 3 कॉन्सोनेंट्स को चूज़ करना है और फिर 2 वॉवल्स को चूज़ करना है और फिर उनको आपस में अरेंज कर देना है ना। क्योंकि वर्ड्स मतलब क्या कि हमारे पास 5 ऐसे स्पॉट्स हैं, है ना, मान लो 1 2 3 4 5, और फिर इसमें लेटर्स को जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब लेटर्स कौन से आएंगे यहाँ पर कि जो भी मेरे पास 10 कॉन्सोनेंट है उनमें से जो है मैं 3 को सेलेक्ट करूँगा, है ना, तो 10C3। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका चार वॉवेल्स हैं उनमें से 2 वॉवेल्स को चूज़ करेंगे, तो 4C2। तो अब मेरे पास कितने आ गए, 5 लेटर्स आ गए। तो अब बस 5 लेटर्स को मेरे को आपस में परम्यूट करना है, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, है ना। तो बस ये आपका हो गया आंसर। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दी लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपमाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास डी है, फिर 2 बार ई है, फिर पी है, फिर एम है, फिर 2 बार ए है, फिर एल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा इस टाइप से गिन लिया करो, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपमाला, सारे के सारे लेटर्स मेरे को यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है, 2 मतलब यहाँ पर टोटल कितने वॉवेल्स हैं, तो एक तो ये ई वॉवेल है और फिर ए वॉवेल है ना, तो 1 2 3 4 वॉवेल्स। तो ये 4 में से जो है मतलब 2 आर टुगेदर एंड दी अदर 2 आर ऑल्सो टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट 2। समझ में आ रही है बात यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दीपमाला है, ये सारे लेटर्स है मेरे पास,
और फिर वर्ड मेरे को बनाना है जिसमें कि ये जो वॉवेल्स हैं, मतलब जो 4 वॉवेल्स हैं मेरे पास, उनमें से 2 जो हैं वो साथ में होने चाहिए, और फिर दो जो दूसरे 2 हैं वो भी साथ में होने चाहिए। लेकिन वो जो पहले वाले 2 एक साथ में हैं उनके साथ दूसरे वाले 2 जो हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए। अभी जो मैंने बोला वो एक बार फिर से ठंडा दिमाग से सोच लो तो फिर समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मान लो मैंने पहले क्या किया कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसको डाल दिया, है ना, DPML। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गैप्स बन गए, तो ये सारे गैप्स बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो DPML को आपस में अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल, है ना, कि यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट है, उनको आपस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 गैप्स हैं, 5 गैप में से मैं कोई भी 2 को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 2 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर E A A है ना, 4 यहाँ पर लेटर्स हैं, इसमें से क्या बोल रहा है 2 वॉवेल्स साथ में होने चाहिए और फिर बाकी जो 2 हैं वो भी साथ में होने चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं होने चाहिए। तो फिर हम लोगों ने 2 यूनिट सोच लिया कि एक यूनिट में मान लो 2 वॉवेल्स हैं और दूसरा ये जो यूनिट है उसमें 2 वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों यूनिट्स को जो है मेरे को अलग रखना है, साथ में नहीं रखना है। तो अलग रखना है का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जितने भी गैप्स हैं उनमें से कोई गैप में जो है हम लोग को इसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 गैप्स हैं, तो 5 गैप में से मैंने कोई भी 2 गैप को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो 5C2। अब जब मैंने ये दोनों गैप्स को सेलेक्ट कर लिया तो उसमें जो है मैं ये चारों को डालूंगा, है ना। तो अब जैसे ही मेरे पास ये चारों को डालना है तो उसका मतलब क्या है कि चारों को आपस में भी वो परम्यूट हो सकता है ना। तो फिर ये चारों लेटर्स आपस में कैसे परम्यूट होंगे, 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 आइडेंटिकल हैं, 2 आइडेंटिकल हैं तो फिर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लो। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन ऑन ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक प्लेन है, उसमें मान लो कि ये सारे, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 मतलब जो भी 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। कोई भी 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, मतलब कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, इफ़ लाइन्स आर फॉर्म जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइंस कैसे बनेंगे, तो लाइंस तो अगर 10 पॉइंट है मेरे पास जो कि कोई भी कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो फिर लाइंस कितने बन जाएंगे, अगर 10 पॉइंट में से मैं कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास लाइन आ जाएगा, है ना। और कोलिनियर वाला झंझट नहीं है तो फिर कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 10 पॉइंट्स में से मैं कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास लाइन आ जाएगा, है ना, और सारे वो अलग अलग लाइन्स होंगे, है ना। अगर कोलिनियर होते तो फिर उसमें केस में क्या हो जाता है कि आपका लाइन्स जो है वो एक ही लाइन बार बार काउंट हो जाता है, तो फिर वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोलिनियर नहीं है तो फिर बस 10C2, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ गया मेरे पास 45। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास 45 लाइन्स हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जितने भी लाइंस हैं उनमें से कोई भी 2 को सेलेक्ट करूं तो वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो फिर मेरे पास अगर 45 लाइंस है तो 45 लाइन में से मैं कोई भी 2 लाइन को सेलेक्ट कर लूँ तो फिर मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो फिर मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास 45 लाइन्स है तो उनमें से मान लो कि सारे के सारे जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर वही वहाँ पर जो मैक्सिमम केस आ जाएगा आपके पास। तो हम लोगों ने वही किया कि 45 जो लाइन है वो सारे के सारे आपस में जो है कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर 45C2, है ना। मतलब कि यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि कोई पैरेलल नहीं आ रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 लाइन हम लोगों ने ऐसा सेलेक्ट किया कि वहाँ पर पैरेलल आ जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स बोल रहा है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैक्सिमम मतलब कि आपका लाइन्स जो है वो पैरेलल नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि मैं कोई भी 2 लाइन्स को उठा लूँ तो फिर वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा।
ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है कि 45C2, मतलब कि 45 के 45 लाइंस जो हैं उनमें से कोई भी आपस में पैरेलल वगैरह नहीं है, तो उनको सेलेक्ट कर लो, तो फिर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 5 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो 1 2 3 4 5, तो ये पांचों पॉइंट मान लो कोलिनियर है, और फिर बाकी जो भी 5 पॉइंट्स हैं तो 1 2 जो भी मान लो कि कोलिनियर नहीं है, 2 3 4 5 कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऑल्सो नो 3 ऑफ द रिमेनिंग 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, और फिर बाकी जो भी 5 पॉइंट्स हैं वो कोई भी 3 पॉइंट अगर लेंगे तो वो कोलिनियर नहीं आएगा, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, तो फिर से ये हम लोगों ने पहले थ्योरेटिकली देखा था कि अगर मेरे पास 10 पॉइंट है ना, तो 10 में से मैं कोई भी 2 को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास लाइन आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें से अगर मैं कोई भी 2 को सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास सेम ही लाइन रिपीट हो रहा है, तो सेम लाइन को बार बार नहीं काउंट करना है, तो मैंने क्या कर दिया -5C2। लेकिन -5C2 अगर कर दिया तो उसमें से ये वाला जो लाइन आ रहा था वो एक बार भी काउंट नहीं हुआ, है ना, तो फिर लास्ट में +1। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोला है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। तो अब ट्राइंगल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी 10 मेरे पास पॉइंट्स हैं, है ना, उनमें से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट को चूज़ कर लूँ तो ट्राइंगल बनेगा, अगर वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है ना, तो 10C3। लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें से अगर मैं 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लूँ तब फिर ये तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर आ जाएगा, तो उस केस में ट्राइंगल नहीं आएगा, है ना। तो 10C3 -5C3। अब यहाँ पर +1 मत कर देना, समझ में आ रहा है लॉजिक, कि पहला केस में क्या था कि 10 पॉइंट्स थे, तो 10 पॉइंट में से मैं कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ तो फिर 10C2 वो सारे लाइंस मेरे पास बन जाएंगे। लेकिन अगर जो भी ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनमें से मैं कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँ तो सेम लाइन जो है वो रिपीट हो रहा है ना, तो फिर मैंने -5C2 कर दिया, लेकिन -5C2 कर दिया मतलब वो लाइन एक बार भी ऐड नहीं हुआ, तब फिर उस लाइन को एक बार तो ऐड होना चाहिए, तो फिर +1 कर दिया। लेकिन इस केस में क्या था कि अगर मैं 5 कोलिनियर पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट ले लूँ तो फिर उस केस में ट्राइंगल आएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस ट्राइंगल को ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो 10C3 है ना, -5C3 करना पड़ा क्योंकि जब भी ये 3 पॉइंट सेलेक्ट होंगे तो उस केस में कोई भी ट्राइंगल नहीं आएगा, तो 10C3 -5C3, ठीक है। तो लॉजिकली समझो। फिर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स, ठीक है। तो एक बॉक्स है मेरे पास, यहाँ पर 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो मान लो R1 R2 R3 सो ऑन अप टू R5 ऐसे करके 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं। फिर एक में 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स हैं, तो W1 W2 सो ऑन अप टू W6 करके 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स हैं। In how many ways can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कम से कम 2 बॉल ऑफ ईच कलर होना चाहिए। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, अलग अलग केस बना लो। तो सबसे पहला केस क्या सोच सकते हो कि 2 रेड बॉल का जो मतलब 2 रेड बॉल्स आए हैं और 4 वाइट बॉल्स आए हैं, ठीक है। 2 रेड बॉल्स 4 वाइट बॉल्स, या फिर क्या हो सकता है कि 3 रेड बॉल आ गए 3 वाइट बॉल आ गए, ठीक है, या फिर 4 रेड बॉल आ गए 2 वाइट बॉल आ गए, है ना। अब कम से कम 2 तो सेलेक्ट करना ही है, तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता है कि 1 रेड बॉल आ गया 5 वाइट बॉल आ गया, या फिर 0 रेड बॉल और फिर 6 के 6 वाइट बॉल आ गए, तो वो केसेस जो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो सारे जो भी केसेस हैं वो यही है ना, तो या तो ये हो सकता है कि 2 रेड बॉल आ गया 4 वाइट बॉल आ गया, या फिर 3 रेड बॉल आ गया 3 वाइट बॉल आ गया, या फिर 4 रेड बॉल आ गया 2 वाइट बॉल आ गया, तो ये तीनों केस ही हो सकते हैं। अब ये तीनों केस कैसे हो सकते हैं, तो 2 रेड बॉल आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो 5C2। फिर मल्टीप्लाइड बाई 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स हैं, उनमें से 4 को सेलेक्ट करना है, तो 6C4, है ना। तो ये पहला केस का हो गया। फिर या तो फिर क्या हो सकता है कि ये जो 5 हैं इनमें से 3 को सेलेक्ट करूँ, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 3 को सेलेक्ट करूँ। पहला केस क्या था कि पहले से 2 को सेलेक्ट किया, दूसरे से 4 को सेलेक्ट किया, है ना, प्लस 5C3 6C3 प्लस फिर 5C पहले वाले से 4 को सेलेक्ट किया रेड, है ना, और फिर यहाँ से 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस वगैरह खुद से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में ये आंसर आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि अ डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल 12 स्टूडेंट है, उनमें से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दी डेलीगेशन बी सेलेक्टेड, और फिर ये अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो पहले तो हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं, है ना। तो 12 स्टूडेंट है मतलब क्या कि 12 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स हैं, है ना। मान लो कि S1 S2 सो ऑन अप टू मेरे पास S12 है ना, 12 के 12 डिस्टिंक्ट है। तो 4 स्टूडेंट मेरे को सेलेक्ट करना है। इफ़ ऑल दी स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग, है ना, मतलब कि सबके सब इंक्लूड होना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह या फिर कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर 12 में से मेरे को क्या करना है, 4 को सेलेक्ट करना है। तो सीधा सीधी क्या आ जाएगा, 12C4, है ना। तो पहला आंसर आ जाएगा 12C4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 है तो फिर 4 लिखो यहाँ पर, 12 11 10 9, है ना, 4 तक जाएंगे, फिर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1। ठीक है, तो इसको जो भी सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो हमारा हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन दी डेलीगेशन। तो इसमें से मान लो मैंने बोल दिया कि ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं S1 S2 इसको इंक्लूड करना ही है। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स तो आ गए, तो एक ही तरीका से, है ना, मतलब उसने बोल दिया है कि ये 2 स्टूडेंट्स आना ही है, तो वो तो एक ही तरीके से आएंगे। अब क्या बचा मेरे पास कि टोटल 4 स्टूडेंट्स चाहिए था, 2 स्टूडेंट्स तो आ गए, तो 2 स्टूडेंट्स मेरे पास और सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स को मान लो हटा दिया, है ना, जिनको सेलेक्ट कर लिया। तो फिर बाकी 10 में से जो है मेरे को और 2 सेलेक्ट करना है। तो ये 10C2, है ना। तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। ठीक है, तो सोचो इसके बारे में कैसे करोगे। तो ये तीसरे केस में हम लोग क्या सोच सकते हैं इसको, कि एक तो पहले बिना कोई रेस्ट्रिक्शन का ले लो, तो उस केस में कितना आया था 495 12C4। फिर दूसरे केस में 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज टुगेदर, तो उस केस में कितना आया था 10C2, ये कैलकुलेट करोगे तो 45 आएगा। और फिर यहाँ पर क्या बोला, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। ठीक है, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 495 माइनस 45, ये दोनों केस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब फिर ये तीसरा केस आ जाएगा। तो वो एक तरीका हो गया सोचने का। या फिर कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट जो हैं वो साथ में नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या बोला कि वो जो भी 2 स्टूडेंट्स हैं उन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट में से कोई भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, 2 तरीका, है ना। 2C1 बोल सकते हो या फिर डायरेक्टली 2 लिख सकते हो। तो वो दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी कितने बच गए हैं तुम्हारे पास, समझ में आ रही है बात, कि मेरे पास 12 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट जो हैं वो साथ में नहीं आना चाहते हैं। तो फिर दो, ये 12 में से मैंने, या फिर वो 2 में से जो है मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया, तो उसको सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया, 2 तरीका हो गया। अब अगर मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो बाकी कितना सेलेक्ट करना है, बाकी 3 सेलेक्ट करना है, लेकिन कितने में से सेलेक्ट करना है। तो अगर मैंने 12 में से पहले ही 2 को हटा दिया, है ना, कि 2 में से बस एक को सेलेक्ट करना है, जिसको सेलेक्ट नहीं किया अब तो उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर टोटल कितने बचेंगे 10। तो फिर वो जो भी 2 साथ में नहीं होना चाहते हैं तो उनमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर बाकी जो 10 बचे हैं उनमें से मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या फिर वो दोनों जो साथ में नहीं रहना चाहते हैं डेलीगेशन में, तो फिर वो दोनों को सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर वो दोनों को सेलेक्ट नहीं किया तब फिर 10 बचेंगे, 10 में से मेरे को 4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर प्लस 10C4, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ये आएगा। ठीक है, फिर चौथा क्या बोल रहा है, इफ़ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली इन दी डेलीगेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर डेलीगेशन में होते तो फिर साथ ही में आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पहला केस हम लोगों ने क्या बोला कि दोनों के दोनों जो है वो साथ में आ गए, है ना। तो दोनों को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, अगर 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बोल दिए गए तब तो फिर एक ही तरीका है ना। फिर हम लोग को और कितने स्टूडेंट चाहिए, 2 स्टूडेंट चाहिए, तो टोटल 12 थे, तो 2 को तो सेलेक्ट कर लिया, तो फिर बचेंगे कितने 10, तो 10 में से मेरे को 2 को और सेलेक्ट करना है ना। तो 10C2। ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला कि वो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं दोनों के दोनों को जो है मैंने सेलेक्ट नहीं किया।
ठीक है, तब फिर से क्या होगा कि मेरे पास 10 स्टूडेंट है, उनमें से 4 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में जो है ये आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू बी टुगेदर एंड टू अदर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। तो मान लो कि मेरे पास ये ए और बी स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, जो कि हमेशा साथ में ही रहना है अगर आएंगे तो, है ना, विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। और फिर ये जो सी डी हैं ये साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, दे रिफ्यूज़ टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। तो इसमें अलग अलग केस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो होगा, केस वन, कि ए बी जो है दे आर टू बी इंक्लूडेड। तो ए और बी जो है ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, हैंड राइटिंग समझ लेना। ए बी जो है ऑलवेज इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से ए बी तो साथ में आएंगे ही, तो उसका तो एक ही तरीका है ना। और फिर हमारे पास जितने भी 10 स्टूडेंट बच गए हैं, ठीक है, तो 10 में से जो है हमारे पास, तो 10 में से हम लोग को कितना सेलेक्ट करना है, और 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 10C2, है ना, ये हमारा ये हो जाएगा ए बी ऑलवेज इंक्लूडेड। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम लोग क्या लेते हैं, केस टू, कि ए बी जो है दे आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा कि ए बी तो नहीं है ना, तो फिर हम लोग को टोटल 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो फिर हम लोगों को जो है 10 बच्चों में से 4 बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 10C4, तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 9 8 7, फिर डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, है ना। तो फिर ये और ये कैंसिल, फिर 3, तो 30, फिर ये 210 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों केसेस को हम लोग को देखना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग बस ये वाला ले रहे हैं, है ना, कि पर्टिकुलरली दे टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स दे विश टू बी टुगेदर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ए बी ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ए बी हमेशा साथ साथ में है, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हमेशा साथ में हैं, लेकिन ये जो भी आपका है 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ टू बी टुगेदर। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा केस 3 में, कि ए बी सी डी ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये तो एक ही तरीके से हो सकता है क्योंकि 4 बच्चे सेलेक्ट करना है, और फिर हम लोग बोल रहे हैं ए बी सी डी जो है वो सारे साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी ऑलवेज इंक्लूडेड, है ना। और फिर उसमें से मैं अगर ये वाला केस को हटा दूँ जिसमें कि ए बी सी डी चारों के चारों हैं, ठीक है, तब फिर ये हमारा केस आ जाएगा, है ना। तो फिर 45 - 1 ये हमारा एक आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि ए बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है हमेशा एक्सक्लूडेड है, तो ए बी साथ में नहीं है। और फिर इसमें से हम लोग को किसको, और एक मतलब कौन सा केस को हटाना पड़ेगा जिसमें कि सी डी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ए बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड, और फिर सी डी जो है वो ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो ए बी अगर एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो फिर हमारे पास 2 बच्चे तो हट गए, है ना। तो 10 बच्चे हमारे पास बचे हैं, लेकिन उनमें से जो है ये 2 बच्चे हमेशा साथ में, मतलब 2 बच्चे इंक्लूड करना ही है ये सी डी को। तो फिर कितना बच गया, 8, है ना। और फिर 8 में से जो है हम लोग को 2 बच्चे और लेना है, तो 8C2, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 × 7/2 × 1, है ना। तो फिर यहाँ पर 28। ठीक है, लेकिन ये कौन सा केस है कि ये जो 210 केस है जिसमें कि ए बी हमेशा एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो उसमें से जो है हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ए बी हमेशा एक्सक्लूडेड है। और फिर ये कौन सा केस है जिसमें कि सी डी हमेशा इंक्लूडेड है ना, लेकिन हम लोग को सी डी साथ में नहीं चाहिए, तो फिर हमेशा ये वाला जो केस है तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 210, तो फिर 255 माइनस फिर आपका 29। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करो। तो छः 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 छः, तो ये हमारा 226 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का और भी तरीका सोच सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। तो इसमें हम लोगों ने पहले क्या बोला कि ये चार स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मान लो ए बी और फिर ये सी डी। तो ये ए बी जो है हमेशा साथ में रहना है और सी डी जो है उनको साथ में नहीं रहना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला केस क्या किया कि ए बी ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ए बी अगर हमेशा साथ में है तब फिर 10C2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर ए बी हमेशा एक्सक्लूड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग को इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, कि ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि ए बी हमेशा साथ में है और फिर सी डी भी हमेशा साथ में है। ठीक है, तो वो एक ही केस है। तो 45 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 45 - 1। ठीक है, तो ये कौन सा दोनों को मिला के कौन सा केस आ गया जिसमें कि ए बी हमेशा इंक्लूडेड है और फिर सी डी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है ना, साथ में इंक्लूडेड नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि ए बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो ए बी हमेशा एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, और फिर सी डी जो है वो हमेशा साथ में ये हमारा है ना। तो ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी हमेशा हटा हुआ है और फिर जो भी सी डी जो भी ऑलवेज साथ में जो है वो वाला केस भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोच करने का और भी तरीका सोच सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मान लो ये आई है। ठीक है, फिर उसके बाद एन। ठीक है, तो आई यहाँ पर है, फिर एन एन एन, है ना, तो एन 3 बार रिपीट हो रहा है तो एन एन एन। ठीक है, फिर उसके बाद डी। तो डी एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आई एन एन फिर यहाँ पर डी। ठीक है, फिर उसके बाद ई ई ई ई 3 बार है। ठीक है, ई 3 बार है, फिर पी और फिर टी। ठीक है, ये चेक कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 लेटर्स हैं। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स। तो इसको जो एक आप लोग अलग एक कॉन्सेप्ट की तरह भी ये क्वेश्चन को ले सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जेई मेंस में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 5 लेटर हम लोग को सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, लेकिन तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास 11 डिस्टिंक्ट लेटर्स होते हैं तो उनमें से जो 5 सेलेक्ट अगर करना है तो फिर 11C5 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लेटर्स जो हैं वो रिपीटेड है। ठीक है, तो फिर हम लोग को अलग अलग केसेस जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को 5 लेटर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला केस हम लोग कौन सा लेंगे जिसमें कि मान लो कि ये जो पाँचों के 5 लेटर्स हैं ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो अगर ये डिस्टिंक्ट है तब फिर उनमें से सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है ना। तो 6 में से कोई भी 5 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 6C5। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया जबकि सारे के सारे लेटर्स मेरे डिस्टिंक्ट है। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 लेटर्स जो हैं वो अलाइक हैं, वो सेम है, और फिर 3 लेटर्स जो हैं वो मेरा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि 2 अलाइक लेटर्स कैसे आएंगे। तो अगर अलाइक चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि या तो यहाँ से हम लोग 2 ले रहे हैं या फिर यहाँ से 2 ले रहे हैं या फिर यहाँ से 2 ले रहे हैं। तो ये तीनों में से कोई भी हम लोग 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो 3C2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ पर सेम आ गया, अलाइक आ गया, यहाँ पर भी अलाइक आ गया। अब इसके बाद मेरे को 3 डिस्टिंक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में से मान लो कि कोई भी एक में से जो है मेरे को अलाइक आ गया, है ना, 2 आ गया। इसके बाद मेरे को 3 डिस्टिंक्ट चाहिए। तो अगर मान लो कि इससे मेरे को अलाइक आ गया, है ना, ये दोनों डी डी जो है ये मेरे पास आ गए यहाँ पर। तो अगर ये अलाइक आ गया मेरे पास तो फिर अब डिस्टिंक्ट के लिए कितने ऑप्शन बच गए, 1 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर ये 5। ठीक है, तो 5 में से जो है मेरे को फिर 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5C3, तो ये दूसरा केस आ जाएगा हमारे पास। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लो कि मेरे पास 3 अलाइक आ जाए। ठीक है, ये तीनों के तीनों सेम हो जाए और फिर बाकी 2 जो है वो डिस्टिंक्ट है।
अब तीनों अलाइक होने का तो क्या है कि या तो यहाँ से चूज़ करेंगे या तो यहाँ से, है ना, तो फिर दो ही ऑप्शन है मेरे पास चूज़ करने का। तो दो में से कोई एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो फिर 2C1, ठीक है। और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि तीन मेरे पास अलाइक आ गए। अब जितने भी दो मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए, तो मान लो कि ये अलाइक में आ गया, ठीक है। तो फिर अब डिस्टिंक्ट के लिए कितना ऑप्शन बच गया, 1 2 3 4 5, है ना, तो पाँच में से मेरे को कोई भी दो सेलेक्ट करना है, तो फिर 5C2। तो ये एक केस हो गया पहला, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया, है ना, यहाँ पर सारे केसेस यहाँ पर लिखे हैं। या फिर हम लोग क्या, अब चार अलाइक तो मतलब चार अलाइक मतलब क्या कि चारों के चारों सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ना, कि 4N चूज़ कर लें या फिर 4E चूज़ कर लें, वो सारा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो फिर अब नेक्स्ट हम लोग क्या केस सोच सकते हैं कि दो जो हैं वो एक टाइप के आ गए, है ना, और फिर दो दूसरे टाइप के आ गए, और फिर पांचवा जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो मान लो कि ये और ये अलाइक, ठीक है, टू अलाइक्स, फिर बाकी ये जो दोनों हैं ये दोनों अलाइक्स, और फिर ये जो ये अपना डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अलाइक है, ठीक है, ये दोनों अलाइक हैं, तो फिर अलाइक वाले कैसे हम लोग को चूज़ करना है कि यहाँ पर तीन जो भी डिफरेंट हैं जहाँ से कि अलाइक्स आ सकते हैं, तो वो तीनों में से कोई भी दो को हम लोग को सेलेक्ट करना है ना। मान लो कि 2E ले लिया मैंने, 2D ले लिया, या फिर 2N ले लिया, या फिर 2D ले लिया, या फिर 2N ले लिया, 2E ले लिया, ठीक है। तो तीन में से कोई भी दो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर तीन में से कोई भी दो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, और एक मेरे को भरना है ना, तो तीन में से कोई भी दो को सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो मान लो कि मैंने डी वाला ले लिया और फिर यहाँ वाला ले लिया, है ना। तो अगर मेरे को एक डिस्टिंक्ट चाहिए, तब फिर यहाँ पर तो आ गया, तो इसको भी मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ये सब हट जाएगा यहाँ से। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बचेगा, तो 3C2 × 4C1, ठीक है। तो ये वाला केस हो जाएगा। और फिर हमारे पास और एक केस क्या हम लोग बोल सकते हैं कि तीन मेरे पास अलाइक्स हैं, और फिर दो मेरे पास अलाइक्स हैं, मतलब कि ये तीन एक टाइप के हैं, और फिर ये दो जो हैं ये दूसरे टाइप के हैं, ठीक है, ये दोनों अलाइक्स हैं। तो तीन अलाइक्स मेरे को चाहिए, तो तीन अलाइक्स तो बस या तो N चूज़ कर सकते हैं या फिर E चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फिर दो में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि दो में से कोई एक को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक को, 2C1। और फिर ये दोनों को, मान लो कि दोनों में से मैंने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरे को दो अलाइक्स चाहिए, तो फिर ये दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो फिर 2C1, ठीक है। तो ये इसका केस आ जाएगा यहाँ पर। तो सबको फिर ये अलग अलग केसेस हैं, जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, और फिर सबको ऐड कर दिया, तो लास्ट में टोटल यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर क्या था, आई था हमारे पास एक लेटर, ठीक है, फिर एन जो है वो 3 बार रिपीट था, फिर डी 2 बार रिपीट था, फिर ई जो है वो यहाँ पर 3 बार रिपीट था, फिर यहाँ पर पी, और फिर यहाँ पर टी, ठीक है। तो ये सारे जो ये मेरे लेटर्स हैं मेरे पास। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना। तो 1 2 3 4 5, या फिर क्या बोले, फाइंड द टोटल नंबर वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स। तो बस सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स बनाने के यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सेलेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जो भी 5 लेटर्स हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो अलग अलग हम केसेस अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला केस क्या होगा कि सबके सब डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो पांचों डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 में से कोई भी 5 को हम लोग ले सकते हैं। तो ये पहला केस था 6C5, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला कि मान लो ये दो जो हैं ये दो अलाइक्स हैं, और फिर बाकी तीन जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब दो अलाइक्स चूज़ करने का क्या तरीका है कि ये तीन में से मैंने कोई भी दो को सेलेक्ट किया, तीन में से कोई भी एक को सेलेक्ट किया, है ना। मतलब कि मान लो कि मैंने ई बोल दिया, या फिर डी बोल दिया, या फिर एन बोल दिया, तो तीन में से कोई भी एक को सेलेक्ट किया, तो 3C1। अब मान लो कि मैंने कोई इसको सेलेक्ट कर लिया, तो फिर 1 2 3 4 5 बचे हैं, पाँच में से मेरे को तीन को सेलेक्ट करना है ना, तो फिर वो ये वाला केस हो गया। या फिर मेरे पास तीन अलाइक हैं, और फिर दो जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब तीन अलाइक
तो 3 अलाइक के लिए तो या तो एन एन या तो फिर ई ई ई, ठीक है। तो दो में से कोई एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 2C1 इंटू फिर जो भी ये दो बचा है, तो फिर मान लो कि कोई एक को सेलेक्ट करे तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है मेरे पास, तो 5C2, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि या तो दो अलाइक्स है ना, फिर ये या तो ये दोनों अलाइक्स और फिर एक डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये दो अलाइक्स चूज़ करने का कितना तरीका है कि 3 में से कोई भी दो को सेलेक्ट किया तो 3C2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय एक बचा है, एक हम लोग को डिस्टिंक्ट चाहिए, तो एक अगर डिस्टिंक्ट चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने मान लो कि दो को चूज़ कर लिया है ना, कि ये दोनों को चूज़ कर लिया मान लो, तो फिर 1 2 3 4 बचेगा, तो 4C1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर 3 अलाइक और फिर 2 अलाइक, तो 1 2 3, तो ये 3 अलाइक्स और फिर ये दोनों अलाइक्स, ठीक है। तो 3 अलाइक चूज़ करने का तो या तो एन 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 या तो फिर ई, तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाई फिर कोई एक चूज़ हो गया, तो फिर बाकी दो में से कोई एक, ठीक है। तो 2C1, तो ये सारे केसेस हो जाएंगे। तो ये इस टाइप के अलग अलग केसेस बनाना रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको ये क्वेश्चन को जो एक कॉन्सेप्ट की तरह ही सोचो कि जब हम लोग को सेलेक्ट करना है लेटर्स है ना, कि यहाँ से, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीटेड है, ठीक है। तब फिर इस टाइप से जो है हम लोग को अलग अलग केस बना के इसको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, देर आर 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 4 ऑफ साइंस एंड 5 ऑफ लिटरेचर, ठीक है। हाउ मेनी, तो मान लो कि मेरे पास एक ये है ना 3M, तो M1 M2 M3 मान लो। फिर उसके बाद 4 साइंस के हैं, S1 S2 S3 S4। फिर 5 लिटरेचर के हैं, तो L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो फिर 3 में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं है ना, 4 में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड 5 में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा कि 60 तरीके से, ठीक है, कि 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, कम से कम एक बुक होना चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कम एक आना चाहिए है ना, तो इसका हम लोगों ने देख लिया था पहले, ठीक है, कि 2⁻³ -1 है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। फिर यहाँ पर 4 ये हैं ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कम एक आना चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2⁻4 -1, ठीक है। फिर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2⁵ -1, ठीक है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वो वाला पार्ट देख लो। फिर यहाँ पर क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ लिटरेचर। तो फिर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर कम से कम एक बुक ऑफ लिटरेचर चाहिए है ना, तो फिर 2⁵ -1, और फिर बाकी जो ये 4 साइंस के बुक हैं और 3 मैथमेटिक्स के बुक हैं, तो टोटल 7 बुक्स हैं। तो 7 बुक्स के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो आ सकते हैं या तो फिर वो नहीं आ सकते हैं है ना, तब फिर सबके पास 2 2 ऑप्शन है, मतलब 2⁻7। समझ में आ रही है बात, कि इसको एक यूनिट की तरह सोच सकते हो, और इनमें से जो है मतलब या तो 0 आ सकते हैं या फिर सातों के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर 2⁻7, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पर्सन इज परमिटेड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट n coins फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 2n+1 डिस्टिंक्ट कॉइन्स। जो 2n+1 डिस्टिंक्ट कॉइन्स हैं, तो कम से कम 1 या फिर एटमोस्ट n है ना, तो या तो एक सेलेक्ट करो 2n+1 C1, या फिर 2 सेलेक्ट करो 2n+1 C2, या फिर ऐसे करते करते 2n+1 में से जो है n को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो 2n+1 Cn, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल नंबर वेज कितना है, 255। अ पर्सन इज परमिटेड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट दिस इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट कॉइन्स इज 255। तो ये पूरा मिला के 255। तो n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोचोगे तो इसमें बस हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2n+1 C1 है ना, Cn तक है। तो अगर मेरे पास इस टाइप से रहता 2n+1 C0, 2n+1 C1 है ना, 2n+1 C2, ऐसे करते करते मान लो कि 2n+1 2n+1 अगर मेरे पास रहता, ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाता, 2⁻2n+1 है ना, कि
ये एक सेट है जिसमें कि 2n+1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और उनके सारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2^2n+1 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 2n+1 C0 जो है ये तो हमारा 1 है ना, इसका वैल्यू तो हमें पता है 1। और यहाँ पर हम लोग को क्या पता है कि 2n+1 C1, और ऐसे करते करते हम लोग को 2n+1 Cn है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है 255 दिया गया है। अब यहाँ पर अगर सोचोगे कि 2n+1 C, इसके बाद क्या आएगा n+1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2n+1 Cn+1, तो NCR इज इक्वल टू NCn-R होता है, NCR इज इक्वल टू NCn-R होता है, ठीक है। तो 2n+1 Cn+1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n+1 C 2n+1 -n-1, ठीक है। तो 2n-n क्या हो जाएगा, n है ना, तो इसको हम लोग 2n+1 Cn लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी है 2n+1 Cn+1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n+1 Cn, ठीक है। तो ये यही वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 2n+1 Cn आ जाएगा। फिर ऐसे ही करते मान लो कि 2n+1 Cn+2 है, तो इसको अगर 2n+1 -n-2 लिखोगे तो फिर वो n-1 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ वाला आ जाएगा वो। फिर अगर ऐसे ही करते करते 2n+1 इसको करो तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये फिर से 2n+1 C0 लिख सकते हैं इसको, है ना, और इससे पहले वाला जो टर्म होगा उसको 2n+1 C1 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो भी चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ, ये सेम चीज़ जो है यहाँ पर रिपीट हो जाएगा आपका, है ना। तो ये 2 टाइम्स दिस हो जाएगा, प्लस फिर लास्ट में ये आपका 2n+1 C 2n+1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 टाइम्स 255 प्लस फिर 1, दिस इज इक्वल टू 2^2n+1, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका अगर 2 को कॉमन लेके कैंसिल करते हो तो 2^2n इज इक्वल टू 256 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 2^2n इज इक्वल टू 2^8 आ जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से n जो है ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सोचना इसके बारे में, समझ में आ जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग नंबर ऑफ डिवाइसेस देखेंगे।